हेलो एवरीवन, ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए हैं एंड साथ में मैनेजमेंट तरफ से कॉन कॉल भी हो गया है। तो आज इस कंपनी को डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इस पूरे डिस्कशन को मैं 4 से 5 पार्ट में ब्रेक करूंगा। फर्स्ट ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी किस तरह का कामकाज करती है। सेकंड, इस कंपनी की मैनेजमेंट ने FY 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन ये जानने की कोशिश करेंगे जो गाइडेंस दिया गया था उसके कंपैरिजन में किस तरह से एक्चुअल में डिलीवरी हुई है। एंड देन हम लोग इसको कंपेयर करने की भी कोशिश करेंगे, गिवन गाइडेंस वर्सेस एक्चुअल डिलीवरी। देन जो भी कंपनी की मैनेजमेंट तरफ से जो क्वार्टर वन के रिजल्ट के बाद में कॉन कॉल हुई है, उस कॉन कॉल के क्या क्या मेजर हाइलाइट्स है उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड लास्टली मैं इस कंपनी के यहाँ पे एक रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, ताकि सभी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे हेल्प मिल सके एक अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करने में। तो ठीक है, इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पिक करते हैं, ये कंपनी क्या काम काज करती है। तो लाइक ओन ईएमआई टेक्नोलॉजी है, काइंड ऑफ यू कैन से टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनबीएफसी है। यू कैन से लाइक पर्सनल लोन की लेंडिंग करती है। पूरी टोटल लोन बुक के अंदर इनका पीएल का जो पार्ट है लगभग 93-94% आसपास यू कैन से एयूएम का कंट्रीब्यूट करता है। लगभग 7% के आसपास में इनका जो दूसरा वर्टिकल है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। जो इनका पीएल वाला पार्ट है, पर्सनल लोन वाला पार्ट है, उसके लिए लाइक इनका यू कैन से खुद का कॉल सेंटर की फैसिलिटी है। और जो भी इनका जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, वहां से यू कैन से कस्टमर्स की जो इंक्वायरीज आती हैं उनको अच्छे से यू कैन से सोर्स करते हैं, अच्छे से प्रोसेस करते हैं कि कहाँ पे लाइक यहाँ पे एम्प्लॉइज जो यहाँ पे अपना लोन के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसके अंदर लाइक उन एम्प्लॉइज की सैलरी कितनी है, लाइक जो ईपीएफओ का पोर्टल है उसके थ्रू क्रॉस चेक करते हैं, ब्यूरो स्कोर से मैच कराते हैं। मतलब एन नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीजें लोग एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद में कंफर्म एक डिसीजन मेकिंग करते हैं कि इस कस्टमर को यहाँ पे लोन देना है कि लोन नहीं देना है। एंड जो इनका पर्सनल लोन का जो टिकट साइज होता है लगभग 5 लाख से कम रुपए के आसपास का इनका टिकट साइज होता है। हाँ, इंटरेस्ट रेट कुछ ज्यादा ही चार्ज करते हैं। एंड जो इनका दूसरा सेगमेंट है, यू कैन से अपना लगभग 7% का लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला, अभी रिसेंट में वाला वर्टिकल स्टार्ट किया था। ये वर्टिकल अभी इनका लॉस मेकिंग है। एंड जो इनका जो पीएल वाला पार्ट है, उसके अंदर लगभग लगभग 52-53% के आसपास में जो लोन बुक है, यू कैन से वो ऑफ बुक वाली लोन बुक है। मतलब जो उनके दूसरे लेंडिंग पार्टनर्स हैं, लाइक ये लोग खुद सोर्सिंग का काम करते हैं, लोन ओरिजिनेशन का काम करते हैं, लोन यू कैन से सर्विसिंग वाला काम करते हैं। और जो एक्चुअल में जो पैसा डिसबर्स होता है कस्टमर को, डायरेक्टली किसी लेंडिंग पार्टनर की लोन बुक से यू कैन से बैलेंस शीट से डिसबर्स होता है, मतलब खुद की पॉकेट से। लाइक इनका जो पीएल का पार्ट है उसका लगभग 46-47% के आसपास में यू कैन से लोन डिसबर्सल का काम करते हैं। बाकी का जो पार्ट है वो लेंडिंग पार्टनर की बैलेंस शीट से बिलोंग करता है। उसके लिए डेफिनेटली जो भी इनका लोन सर्विसिंग का फीस है, लोन ओरिजिनेशन का फीस है, वो फी चार्ज करते हैं किसी एनबीएफसी बैंक से में भी 4-5-6% के आसपास में। बट हाँ, इसके अंदर ये भी क्लोज है कि लाइक जब भी इनके सोर्सिंग की हुई या फिर जो सर्विसिंग किया हुआ इनका जो कस्टमर है, जो कुछ डिफॉल्ट करता है, तो इन्हीं से लगभग 4 से 5% का लॉस इस वाले एनबीएफसी को यहाँ पे बियर करना पड़ता है। तो इन समरी ये वाली कंपनी यू कैन से टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनबीएफसी कंपनी है, जहाँ पे यू कैन से हाई यील्ड पे लाइक अपने पर्सनल लोन डिसबर्स करती है अलग अलग कस्टमर्स को। ठीक है, ये हमने इनका बिजनेस मॉडल जानने की कोशिश करी है। अब एक बार देखते हैं इनका जो मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या था FY 27 के लिए। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग FY 27 के अंदर हमारी लोन बुक को लगभग 40% की ज्यादा रेट से ग्रो कराएंगे। बात करूं रिटर्न रेशियोज के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा जो आरओए का नंबर है लगभग 4 से 4.5% के आसपास रहेगा। और जब बात करूं रिटर्न इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा आरओई लगभग यू कैन से अराउंड 19-20-21% के आसपास में रहेगा। एंड साथ ही मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा जो लैब वाला वर्टिकल है, लोन के प्रॉपर्टी वाला, उसकी हमारी ब्रांचेस लगभग यू कैन से 80-90 ब्रांचेस हो गई है FY 26 के अंदर। FY 26 के कंप्लीट होने तक हम लोग FY 27 के अंदर अनोदर लगभग 80 ब्रांचेस के आसपास यहाँ पे ओपन करने का टारगेट कर रहे हैं। एंड साथ में क्रेडिट कॉस्ट के अंदर लगभग 15% का यहाँ पे रिडक्शन का टारगेट कर रहे हैं। एंड यदि बात करूं ग्रोस एनपीए का पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY 27 के अंदर हमारा जीएनपीए 2.25% से कम रहेगा। तो ठीक है, हमने गाइडेंस की बात करी है। एक बार देखते हैं इनके एक्चुअल नंबर किस तरह से डिलीवर हुए हैं। तो उसके लिए जो एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से, उसको एक बार मैं स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूँ। तो एक बार वहाँ पे हम लोग अच्छे से करने की कोशिश करेंगे कि जो इनका गाइडेंस दिया गया था वर्सेस जो एक्चुअल डिलीवरी हुई है, वो यहाँ पे किस तरह से दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पे आई थिंक स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही होगी। फटाफट मैं एक बार स्क्रीन को यहाँ पे लाइक बहुत सारी स्लाइड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ। फर्स्टली बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो लोन बुक यहाँ पे इनकी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, लगभग वाई ऑन वाई 61% से ग्रोथ हुई है। एसेट क्वालिटी इनका जो ग्रॉस एनपी है लगभग 13 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया है क्यों की बेसिस पे। ये मेरे को थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव साइन दिखाई पड़ा है। पैट की बात करें तो 59% से ग्रोथ किया है। रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे लगभग 5% के आसपास में है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 21% के आसपास में है। एंड जो इनकी सिक्योर्ड बुक है, जो इनका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, लगभग 7.3% था FY 26 के एंड तक, वो बढ़ के 7.7% के आसपास हो गई है। ठीक है जी, बाकी कुछ और ऑपरेशनल पैरामीटर की यहाँ पे बात कर लेते हैं। एसेट क्वालिटी हमने बात वैसे कर ही ली है। कलेक्शन एफिशिएंसी इनका जो लाइक इसको 30+ डीपीडी नंबर बोलते हैं, उसके अंदर मतलब थोड़ा घटना यहाँ पे दिखाई पड़ा है आपका क्यून की बेसिस पे। ये मेरे को थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव लगा कि इनका जो 30+ डीपीडी का नंबर है क्यून की बेसिस पे घट गया है। बात करूं और बाकी के पैरामीटर के बारे में, आई थिंक हमने वैसे बात कर ली है।
यस, इसकी बात कर लेते हैं। इनका जो क्रेडिट रेटिंग है ए माइनस स्टेबल यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। डेट टू इक्विटी इन लोगों ने अभी लगभग 800 करोड़ रुपए रेज़ करे थे। लाइक आईपीओ इनका जब अभी आया था मई के महीने में, मई 2026 के अंदर इनका करंट डेट टू इक्विटी 0.91 के आसपास में है। मतलब इनके पास अच्छा खासा भी ऑप्शन है बहुत अच्छे से लोन को ग्रोथ कराने के पर्सपेक्टिव से। कंपनी की जो करंटली नेटवर्थ है आईपीओ आने के बाद में लगभग 2245 करोड़ रुपए के आसपास की हो गई है। अब जो इनके बाकी के कुछ और ऑपरेशनल पैरामीटर है जो मेरे को यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगते हैं, उनको एक बार मैं आपको फास्टली गो थ्रू कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इन्होंने लाइक अपना बताया कि हम लोग अराउंड 17,000 पिन कोड्स तक पहुंच चुके हैं। तो इनका कहना है। इन लोगों ने लाइक एफआई 26 के रिजल्ट के बाद जो कॉनकॉल जिसके अंदर बोला था कि 400 के आसपास पिन कोड इन लोगों ने पोस्ट कर दिए लेंडिंग के पर्सपेक्टिव से। तो अभी इस बार कॉनकॉल के अंदर बोला कि 150 पिन कोड्स इन लोगों ने वापस एक्टिवेट कर दिया। बट ठीक है, फिर भी 17,000 पिन कोड तक सर्विस करना इट्स अ बिग डील। एंड इनका लाइक ठीक है, मतलब मेजरली इनका वही अपने लाइक बोलने की कोशिश करें कि टॉप 100 सिटीज के अंदर हमारा यू कैन से एयूम बिलोंग करता है 78% के आसपास में, और 47% हमारे सैलरीड कस्टमर्स हैं। ठीक है, अब एक बार फटाफट बाकी के जो स्लाइड्स हैं जहाँ पे कुछ बेटर आउटकम हो सकता है वो मैं एक बार बात करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इनका पीएलओ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ईएम का पार्ट है वो हमने ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर लिया है। एलएपी लैप वाले पार्ट के अंदर 48% ऑफ एलटीवी मतलब जो एसेट गिरवी रखा जाता है उसका 48% वैल्यू वही लोग लोन में देते हैं उस कस्टमर को। ये इनका लाइक सैलरीड कस्टमर वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर दोनों की मैंने यहाँ पे बात करने की कोशिश कर ली है। सिविल स्कोर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जिनका सिविल स्कोर 760 से ऊपर होता है वो 25% कस्टमर है। जिनका 700 से 760 के बीच में होता है लगभग 71% के आसपास में कस्टमर है। जिनका बिलो 4% के आसपास होता है लगभग आपका बिलो 700 के आसपास है वो टोटल लाइक लोन बुक में 4% यहाँ पे कस्टमर यहाँ पे बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये हमने वैसे बात कर ली है। फटाफट दूसरी स्लाइड को एक बार मैं देख लेता हूँ बिकॉज यहाँ पे स्लाइड्स बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं केवल मैं उनको ही गो थ्रू करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इनका रिस्क मैनेजमेंट का एक प्रूवन मॉडल है जो मैं आपसे बात कर रहा था। टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी लाइक एआई एमएल जो भी यूज करते हैं, डेटा एनालिटिक्स जो भी यूज करते हैं फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, सारे पॉइंट्स इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, मतलब जो भी इनका एक अपने चीजों को ऑपरेट करने का स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे इन लोगों ने दिखाने की कोशिश करी है, अपनी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज को दिखाने की कोशिश करी है कि लाइक मतलब हमारे पास अच्छा खासा एक ब्यूरो डेटा होता है, डिजी डेटा होता है, बहुत सारे थर्ड पार्टी डेटा होता है, उनको यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे कस्टमर की शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं कि इसको लोन देना है कि लोन नहीं देना है। एंड ठीक है, इनका कहना है कि लाइक जो क्रेडिट ब्यूरो जो हमारा स्कोर मिलता है उससे हम लोग 2.5x यू कैन से ज्यादा प्रोएक्टिवली लाइक यहाँ पे प्रूवन चीजों को कर पाते हैं कि किसको लोन देना है कि लोन नहीं देना है। ठीक है, मतलब इनका जो भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीजें हैं वो अपना खुद का टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म यूज करके यहाँ पे कस्टमर की प्रोफाइलिंग करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ग्रेट बात है, मतलब बट ठीक है, हमें तो लाइक भाई एनपीएस एसेट क्वालिटी से मतलब आप कितने बड़ा अपना टेक्नोलॉजी बना लो, सीधी बात है हमारी एसेट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। राइट, ये वाली स्लाइड है। पर ये चीजें देख के मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। इनका जो बाउंस रेट है लगभग 13% के आसपास रहता है, और जो इनका लाइक 30 प्लस डीपीडी का नंबर है क्यों उनकी बेसिस पे घट गया है। मतलब इंप्रूव होना चाहिए। 97.1% था मार्च 2020 में, ये अच्छा होना चाहिए था, 98% के आसपास जाना चाहिए था, बट घट गया है कि उनकी बेसिस पे 30 बेसिस पॉइंट से। ये मेरे को थोड़ा नेगेटिवली यहाँ पे लगा। ऑब्वियसली मार्केट ने इसको यहाँ पे पनिशमेंट भी दिया है कि आपका ग्रोस एनपी क्यों बढ़ गया है कि उनकी बेसिस पे, और आपका कलेक्शन एफिशिएंसी तो 30 प्लस डीपीडी का नंबर है, 30 मतलब 30 डीपीडी का नंबर है, वहाँ पे क्यों खराब हो गया है। और जो इनका वन फर्स्ट ईएमआई से लाइक 90 डीपीडी तक का परसेंटेज है वो यहाँ पे स्टेबल दिखाई पड़ रहा है। मतलब आपका कस्टमर लाइक 30 डीपीडी में तो बढ़ जा रहा है, बट वो लाइक बाकी के 60 दिन के अंदर 31st डे से लेके 90th डे तक वो कहीं ना कहीं आपका कलेक्शन दे पा रहा है। तो इससे आपका यू कैन से ऐसा जो 1 टू 90 डीपीडी का नंबर है यहाँ पे स्टेबल सा दिखाई पड़ रहा है। बात करूं बाकी के पैरामीटर के लिए, इनका जो स्टेज 2 का मूवमेंट है, लाइक स्टेज 2 के मूवमेंट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे जंप कर गया है लगभग 80 बेसिस पॉइंट का। ये मेरे को दिक्कत यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो इनका ग्रोस एनपी ज्यादा जंप नहीं किया, 12 बेसिस पॉइंट से किया, बट ये वाली चीज तो खराब है ना, लाइक आपका इतना क्यों अचानक से जंप आना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मार्केट ने इसको पनिशमेंट भी दिया अच्छा खासा इन चीजों को देख के। एक बार कॉन के अंदर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि इनका एसेट क्वालिटी इतना खराब होता हुआ दिखाई पड़ा है क्वार्टर 1 के अंदर। ऑल्दो इनका पिछले 3-4 क्वार्टर से आप देख पा रहे हो ना, इनका एसेट क्वालिटी बिल्कुल ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है। लास्ट के 1 साल से आप देखोगे 3.64% लास्ट से जून के अंदर, देन फिर 2.92, 2.90, 2.12, उसके बाद ये लोग आईपीओ लाए थे। तो ये वाला पार्ट है। एक बार देखते हैं एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है लास्ट के 1 साल के अंदर, बट इस बार फिर से जंप आया 12 बेसिस पॉइंट्स का क्वार्टर 1 एफआई 27 के अंदर। क्यों आया है, कॉनकोल के अंदर मैनेजमेंट ने क्या बोला उस पर एक बार क्लैरिटी यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। ये इन्होंने अपनी टोटल लोन बुक का स्प्लिट दिया है। जो पर्सनल लोन वाली जो बुक है उसका, लाइक हमारा जो ऑफ बुक है, लाइक जो एयूएम के अंदर लाइक इनका ऑफ बुक यहाँ पे लगभग 53.6% के आसपास में, जो ऑन बुक है लगभग 46% के आसपास में है। ठीक है, अच्छी बात है। एंड बाकी का लाइक और कुछ इनका स्लाइड्स देख लेते हैं एक बार। डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग, ठीक है। अब देखो यार इनकी जो कॉस्ट टू बोरोइंग है ना वो लगभग 14.5% के आसपास में है।
तो ये मेरे को थोड़ा वो लगता है कि यार इतनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इनकी ज़्यादा क्यों है? मतलब बाकी जो हमने दूसरी एनबीएफसी देखे ना, जो माइक्रो फाइनेंस वाले एनबीएफसीज़ देख रहे हैं, उनका भी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लगभग 11% 12% के आस-पास होता है। इनका तो 14% के आस-पास में है। ये थोड़ा मेरे को ऑड सा लगा कि लाइक इतनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आपकी ज़्यादा क्यों है? एक स्लाइड और देख लेते हैं लास्टली, लाइक एयूएम प्रोफाइलिंग की बात ये लोग कर रहे हैं। वैसे हमने देख लिया है, तो लाइक इनका सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड बुक का पार्ट दिखा रहा है, ऑफ बुक ऑन बुक का पार्ट दिखा रहा है, ये हमने वैसे ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, आई थिंक हमने मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स को यहाँ पे लाइक डिस्कस करने की कोशिश करी है। और ठीक है, ये तो इनका लाइक पीएनएल स्टेटमेंट पार्ट ठीक है। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करने की कोशिश करी आपके लाइक वन ईएमआई टेक्नोलॉजी ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी के क्वार्टर 1 के नंबर्स के बारे में। इस कंपनी को लाइक किस्त नाम से भी बोलते हैं, तो आपने यहाँ पे देखा होगा इनका ऐप है, वो आई थिंक किस्त नाम से है, KISSHT नाम से। ठीक है, दोनों सेम सेम ही है, एक ही कंपनी है। तो लाइक मैं यहाँ पे ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी वर्ड यूज करूंगा, कहीं ना कहीं आपको किस्त वर्ड भी यूज करता दिखूंगा, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना। तो जो हमने क्वार्टर 1 के रिजल्ट देखे हैं ना, चीज तो ठीक लग रही है। एक ही कंसर्न है एसेट क्वालिटी का, कि उनके बेसिस पे ग्रॉस एनपी क्यों बढ़ गए हैं, और आपका जो 30 डीपीडी का नंबर है, जो कलेक्शन एफिशिएंसी है, वो यहाँ पे खराब क्यों हो गया है। ये 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं पूरी यहाँ पे रिजल्ट को देखते हुए, और ये दोनों खराब भी थे, इसकी वजह से मार्केट ने इसको पनिशमेंट भी दिया है। एक बार देखते हैं, एक बार कॉनकोल को डिस्कस करते हैं कि कॉनकोल मैनेजमेंट इस इनके अराउंड क्या आंसर दिया अपना, और क्या-क्या पॉइंट्स रखे हैं, बाकी को अपने बिजनेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट तो ये बोल बात कर लेते हैं, कि भाई क्यूएनक्यू बेसिस पे आपका ग्रोस एनपी क्यों बढ़ गया है, एंड आपका ये जो कलेक्शन एफिशिएंसी आपका जो 30 डीपीडी है पे यहाँ पे क्यों बढ़ता हुआ दिखाई खराब होता हुआ क्यों दिखाई पड़ रहा है? तो मैनेजमेंट का आंसर वही था, यार हमारा Q1 सीजनली वीक क्वार्टर होता है। हर साल क्वार्टर 1 के अंदर हमारा दिक्कत आता है, और फिर अगले क्वार्टर के अंदर ये चीजें वापस इंप्रूवमेंट फेज के अंदर चली जाती है। ऐसा मैनेजमेंट ने बोला है। अब देखो, यहाँ पे ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। मैनेजमेंट सही भी बोल सकता है और झूठ भी बोल सकता है, तो हमें अगले क्वार्टर के अंदर सारी चीजें ट्रैक करनी पड़ेगी। अब देखो, यहाँ पे मैनेजमेंट और क्या बोला है, कि ये वाली सेंटेंस बोलने के बाद में जो अपना जो गाइडेंस था लगभग 4 से 4.5% के आसपास का रिटर्न ऑन एसेट का, उसको बढ़ा के 5% कर दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो 19 से 20% के आसपास का, उसको बढ़ा के 20% से ज्यादा का कर दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैनेजमेंट जब कॉन्फिडेंट होता है ना, उसी केस के अंदर अपने गाइडेंस को थोड़ा अपवर्ड रिवाइज करने की कोशिश करता है। अदरवाइज मतलब यहाँ पे जब मैनेजमेंट थोड़ा अंदर से डगमगा रहा होता है, उसको भी भरोसा नहीं होता धंधे पे, तो उस टाइम पे वो गाइडेंस को घटाने की कोशिश करता है। तो इस वाले पार्ट में थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है अपने मैनेजमेंट को, कि ठीक है, आप कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो, तो मतलब इसीलिए आप यहाँ पे गाइडेंस को और अच्छे से प्रूवन करने की कोशिश कर रहे हो और बेटर करने की कोशिश कर रहे हो। लाइक रिटर्न ऑन एसेट 5% से ऊपर अचीव करना, इट्स अ ग्रेट डील ना। तो ये वाला पार्ट है। ठीक है, देखते हैं एक बार, लाइक इनका क्वार्टर 2 के रिजल्ट का इंतजार करना ही पड़ेगा। ऑल्दो यदि आपको मैनेजमेंट भरोसा है, तो भरोसा भी कर सकते हो, वो आपका पार्ट है, आपका डिसीजन मेकिंग है। मतलब रिस्क है इसके अंदर डेफिनिटली, वो आप किस तरह से यहाँ पे मैनेज करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बात करता हूँ, आपने देखा होगा इनका जो इन्होंने बोला कि हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट है, वो यहाँ पे डाउन किया है। 7.02% से 6.80% पे आ गया क्यून की बेसिस पे। एंड हमारा जो ग्रोस एनपी बढ़ा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? लाइक आपका क्रेडिट कॉस्ट तो घटा है, जबकि आपका ग्रोस एनपी क्यों बढ़ा है? तो सीधी सी बात है, क्रेडिट कॉस्ट आपको दिखाता है कि आपने कितना राइट ऑफ किया है। राइट ऑफ किया मतलब पुराने जो लोन खराब थे, उनको आपने राइट ऑफ कर दिया। और जीएनपी दिखाता है कि लाइक आपका लाइक जो लास्ट के 90 डेज में लाइक किसी कस्टमर ने जो ईएमआई यहाँ पे बाउंस करे, 90 डेज पे पेमेंट नहीं किया है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे घटा इसलिए बिकॉज लाइक हमारा जो न्यू हम लोग डिसबर्स कर रहे हैं ना, उसके अंदर हमारे एनपीएस उतने एसेट्स कुछ खराब नहीं हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने प्रूवन अच्छे से यहाँ पे अंडरराइटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। साथ में मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि हम लोगों ने कुछ 400 पिन कोड्स को यहाँ पे पॉज कर दिया था लेंडिंग करने से, उनमें से लगभग 150 पिन कोड्स वापस रीएक्टिवेट कर दिया है इस वाले क्वार्टर के अंदर। जी, अच्छी बात है। एंड देन मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है, वो लगभग 100 बेसिस पॉइंट के आसपास से हमारा घट जाएगा। क्रेडिट कॉस्ट हमारा एफआई 27 के अंदर 15% से घट जाएगा, मतलब 6.80% है। तो देयर इज पॉसिबिलिटी क्वार्टर 4 एफआई 27 का जो एग्जिट होगा, उस टाइम पे आपको क्रेडिट कॉस्ट लगभग 6% है, उसके आसपास आपको यहाँ पे दिखाई पड़ सकती है। मतलब मैनेजमेंट यहाँ पे गाइडेंस तो बड़े अच्छे से दे रहा है यार। और साथ में ये भी बोला कि इस बार हमारा तो लोन बुक का ग्रोथ रेट 40% से प्लस यहाँ पे डिलीवर हो सकता है। मतलब मैनेजमेंट यहाँ पे कॉन्फिडेंस साउंड कर रहा है। मतलब काफी हमने देखे, जब ग्रोथ पे थोड़ा बढ़ जाता है, एसेट क्वालिटी खराब हो जाती है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट थोड़ा कॉन्फिडेंस साउंड नहीं करता, अपने गाइडेंस को थोड़ा ट्रिम करने की कोशिश करता है, घटाने की कोशिश करता है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, लाइक ग्रोथ एनपी बढ़ गया है, एसेट क्वालिटी थोड़ी आपकी वीकन हुई है, 30 डीपीडी नंबर आपका खराब हुआ है, बट फिर भी मैनेजमेंट यहाँ पे गाइडेंस को थोड़ा और बेटर करने की कोशिश कर रहा है। लाइक भले ही आप रिटर्न एसेट की बात कर लो, रिटर्न इक्विटी की बात करो, लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से बात करो, क्रेडिट कॉस्ट के इंप्रूवमेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर लो, तो ये चीज मेरे को इंटरेस्टिंग लगी। ठीक है, वो तो क्वार्टर 2 के रिजल्ट में ही पता लगेगा कि इनका एक्चुअल में इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। यदि इंप्रूवमेंट होगा, तो मार्केट इसको फिर रिवॉर्ड भी करेगा। यदि आज पनिशमेंट दिया है लाइक क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बाद में, कि यार आपका ये चीजें खराब हुई है, तो पनिशमेंट दिया गया इसको। और यदि क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बाद में चीजें अच्छी हुई, जो मैनेजमेंट ने बोला वैसा, तो फिर मार्केट यहाँ पे इसको रिवॉर्ड भी देगा। तो वो लाइक गुड एंड बैड दोनों किस्से हैं यहाँ पे इस कंपनी के बारे में। सो ये मैंने बात करी है। साथ में इन लोगों का कहना है कि लाइक हमारा जो लाइक टेक्नोलॉजी काम है, बहुत मतलब सीधी सी बात है, इनका जो मेजॉरिटी ऑफ द कौन को हमेशा टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की बात करते रहते हैं, बिकॉज टेक ड्रिवन इनका लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक, अच्छी बात है, ये लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
और मैं तो चाहूँगा कि लाइक आप यदि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बिना कोई अपना फील्ड डिप्लॉयमेंट करे बगैर यदि आप अपना अच्छे से डिलीवरी कर पा रहे हो, ग्रॉस एनपीओ कंट्रोल में रखते हुए, तो फिर तो आपके रिटर्न रेशियोज़ भर-भर के आपको बकेट में मिलेंगे। बिल्कुल, अच्छी बात है। लैब का बोल रहे हैं कि हमारा क्वार्टर 3 एफआई 27 के अंदर लैब वाला वर्टिकल यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो जाएगा, मतलब ब्रेक इवन के ऊपर आ जाएगा। अभी तक लॉस मेकिंग था, वो भी इनको सपोर्ट करेगा फिर इनके रिटर्न ऑन एसेट को और अच्छे से इंप्रूवमेंट करने के फेज के अंदर। बात करूँ लाइक ऑर्गेनिक कस्टमर एक्विजिशन बोल रहे हैं कि हमारा 31% तक पहुँच गया है, मार्केटिंग कॉस्ट हमें इसके लिए पे नहीं करनी पड़ रही है, मतलब मार्केटिंग का खर्चा कम हो गया। आपके लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला वर्टिकल प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ब्रेक इवन हो जाएगा, मार्केटिंग का खर्चा कम कर रहे हो, आपके क्रेडिट कॉस्ट को इंप्रूवमेंट दिखाओगे, तो डेफिनिटली आपका इसका पॉजिटिव इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? रिटर्न ऑन एसेट पे, रिटर्न ऑन इक्विटी पे। बस वही कि अभी ये मैनेजमेंट ने बातें बड़ी अच्छी-अच्छी बोली है, अब इनको डिलीवर कर दे तो मजा आ जाए। फिर बात करते हैं हाँ, ठीक है, रिफ उन्होंने अपना जो गाइडेंस था उसको बारी-बारी से इटरेट किया है। वही कि हम लोग रिटर्न ऑन एसेट को 5% से ऊपर डिलीवर करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी को 20% से प्लस डिलीवर करेंगे। अच्छी बात है, मतलब ऐसा हो जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है कि भाई ठीक है, मैनेजमेंट पे फिर कन्विक्शन थोड़ा और बन जाएगा, यदि ऐसा डिलीवर कर देते हैं। बिकॉज़ अभी रिसेंट में आईपीओ आया है, तो मैनेजमेंट जब 3-4 क्वार्टर में गाइडेंस देके ओवर डिलीवर कर देता है ना, तो उसके बाद में उस मैनेजमेंट थोड़ा भरोसा बन जाता है। तो ये भरोसा क्वार्टर 2 के रिजल्ट पता लग जाएगा कि भरोसा बनेगा या फिर भरोसा टूटेगा, राइट? अब थोड़ी रिस्क की बातें कर लेते हैं इस कंपनी के पर्सपेक्टिव से यार, तो आपको पता ही है अराउंड 93% पार्ट इनका यू कैन से पर्सनल लोन वाला पार्ट है। आपका कोई सिक्योर्ड लेंडिंग नहीं है और मैं तो हमेशा जो कंपनीज अनसिक्योर्ड लेंडिंग करती हैं, जो हम लोग माइक्रो फाइनेंस के अंदर भी बात किया करते थे ना, कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग करने वाले जो भी कंपनीज हैं, वो थोड़ा उन पे मेरे को उतना कन्विक्शन नहीं आता है। मतलब ठीक है, सभी इन्वेस्टर्स का अलग-अलग थॉट प्रोसेस हो सकता है। किसी को कन्विक्शन आ सकता है, कोई अप ट्रेंड साइकिल को प्ले करना चाहता है, डाउन ट्रेंड के अंदर वो बाहर हो जाएगा उस आपके प्रोसेस से। तो ठीक है, काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट था कि हमें एमएफआई साइकिल प्ले करना है, उसके अराउंड आप अपने बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक का माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज़ का एनालिसिस करके बताओ। तो उन्होंने वो मेरे पुराने वीडियोज़ के अंदर अच्छे से डिस्कस करके बताने की भी कोशिश करी है, बट गिवन द कंडीशन वहाँ पे एसेट क्वालिटी स्टेबल हो। अदरवाइज़ फिर वैल्यूएशन एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो रिस्क के पर्सपेक्टिव से वही मैंने आपसे बात करी है। 93% बुक के आसपास इनका यू कैन से अभी 92-93% के आसपास में 7.7% इनका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सिक्योर्ड वाला है, तो 92.3% मान लो लगभग इनका अनसिक्योर्ड बुक है और इनका जो ऑफ बुक है उसके अंदर भी इनको फर्स्ट 5% का लॉस खुद को बियर करना पड़ेगा। यदि कोई कस्टमर यहाँ पे डिफॉल्ट करता है तो फर्स्ट 5% लॉस इनको बियर करना पड़ेगा। फर्स्ट 5% का मतलब जो इनको लोन ओरिजिनेशन लोन सर्विसिंग फी मिलती है ना लेंडिंग पार्टनर से, वो पूरी की पूरी चली जाएगी उस कस्टमर की। ठीक है, तो मतलब ये इनका ऑफ बुक वाला जो सेगमेंट है ना, जो टोटल लोन बुक है वो 53% पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, वो मतलब इनके लिए हाई रिटर्न रेशियो जनरेट करने का काम करता है। बिकॉज़ दैट इज़ क्लियरली आपकी बैलेंस शीट से पैसा नहीं जा रहा है, आपने लेंडिंग करी नहीं है, आपका एनपीए बनेगा नहीं, तो आपको सर्विसिंग फी मिलेगा यहाँ पे। बट हाँ, जितने अच्छे कस्टमर होंगे, उतने इनको बेटर हेल्प मिलेगी इनके फी इनकम को बढ़ाने में, सर्विसिंग फी इनकम को बढ़ाने में, राइट? इसके लिए इन लोगों ने इनका जो टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म है उसके साथ में लोगों ने हज़ार लोगों की कॉल सेंटर की टीम भी बैठा रखी है, टेलीकॉलर्स की। तो उनका काम ये रहता है लोगों को कलेक्शन के लिए कॉल करना, एआई इनेबल्ड जो भी कॉल-वॉल आउटबाउंड जाते हैं उनको देखना। मतलब ठीक है, भाई इन लोगों ने जिस तरह से अपना अरेंजमेंट कर रखा है टेक का प्लस ह्यूमन लेयर का, अच्छी बातें कर रहा है। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे है कि यार आपका जो पीएल का पार्ट है 92% बुक है उसके अंदर आपके डिफ़ॉल्ट्स नहीं होने चाहिए। बिकॉज़ इन लोगों ने कभी यील्ड अपना मेंशन नहीं किया कि लोन पे यील्ड कितना चार्ज करते हैं, बट मैं देख रहा था इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 14.5% के आस-पास में है। और जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 14.5% के आस-पास में तो आपका लोन यील्ड में भी यू कैन से 22, 23, 24, 25% के आस-पास हो रहा होगा। और ये अराउंड 50% सैलरीड पर्सन को लोन देते हैं। तो मेरा तो ऐसा कहना है कि यदि कोई अनसिक्योर्ड लेंडिंग हो रहा है 24% के आस-पास में तो ठीक है। तभी थोड़ा क्रेडिट ब्यूरो को अच्छे से देखते हैं, सिविल स्कोर चेक करते हैं, पुराने कोई लोन से उनका कलेक्शन किस ट्रेंड में गया है, उनको सारा अच्छे से ट्रैकिंग करके लोन देते हैं। बट फिर भी ऑल्दो हम इसको माइक्रो फाइनेंस से कंपेयर तो नहीं कर सकते बिकॉज़ यहाँ पे जो लोन दिया जा रहा है सैलरीड कस्टमर को दिया जा रहा है, जिनकी सैलरी लेट्स से 30,000 40,000 50,000 महीने के आस-पास में है। तो डिफ़ॉल्ट के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं एमएफआई के कंपैरिज़न बट स्टिल अभी भी रिस्क तो है यार। पीएल का पार्ट है, पर्सनल लोन है, बिना कोई सिक्योरिटी का लोन दिया जा रहा है और अब तो इन्होंने तो कॉल सेंटर खोल रखा है, वहाँ से कॉल जाता है, कस्टमर से डिस्कशन होता है, लोन बढ़ जाता है। तो ठीक है, ऑल्दो इनका कुछ ग्राउंड पे बहुत सारे एजेंट से टाई अप भी है। आई थिंक 7,000 कलेक्शन एजेंट्स इनके टाई अप जिनसे टाई अप है इनका। कोई कलेक्शन फर्म होगी, उनसे टाई अप कर रखा है। तो 7,000 कलेक्शन क्या बोलते हैं कलेक्शन एजेंट्स इनके ग्राउंड पे जो इनके लिए काम करते हैं। बट फिर भी यार मतलब बहुत सी बात है सीधी-सी बात है ना, मतलब पीएल का पार्ट है मतलब देखो आप इकोनॉमी अच्छा करेगी, लोगों को सैलरी मिलेगी, लोगों के खर्चे अच्छे से मैनेज होंगे, उसके बाद वो अपना ईएमआई चुका देंगे। और जिस तरह से अभी जो आईटी में ले ऑफ हुआ था, उसके बाद हमने देखा ना पिरामल फाइनेंस के कॉन कॉल के अंदर आया था कि कुछ हमारा जो आईटी सेक्टर है, जो साउथ इंडिया के अंदर कुछ एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ पे हमारे डिफ़ॉल्ट्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गए हैं लोन के। वो भी आपके होम लोन के अंदर। तो यदि होम लोन के अंदर यदि कोई डिफ़ॉल्ट हो सकता है, तो यदि आईटी सेक्टर में कोई काम करने वाला एम्प्लॉयी है
और यदि उसका अनसिक्योर्ड लोन है तो डिफॉल्ट सबसे पहले करेगा उसको। तो ये सारे रिस्क फैक्टर यहाँ पे नजर आते हैं, बट अगेन यदि इकोनॉमी अच्छी चलती है, लोगों की जॉब नहीं जाती है और लोगों की टाइम पे कमाई होती है, तो डेफिनेटली इनके लोन की किस्त वापस टाइम पे आती रहेगी। बट हाँ, इकोनॉमी खराब जाएगी तो डेफिनेटली इनके कलेक्शन एफिशिएंसी में फर्क पड़ेगा, ग्रोथ पे बढ़ेंगे, तो सबसे बड़ी रिस्क यहाँ पे नजर आती है। सेकंड रिस्क हमें क्वार्टर 2 में ट्रैकिंग करना है कि इनका ग्रोथ पे वापस इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आया कि नहीं आया। जो इनका 30 डीपीडी का नंबर जो खराब हो गया था, कलेक्शन एफिशिएंसी जो खराब हो गई थी, वापस ऑन द ट्रैक आई कि नहीं आई। ये 2-3 पैरामीटर हमें अपकमिंग क्वार्टर 2 के रिजल्ट में ट्रैकिंग करने पड़े। तो ये मैंने रिस्क के पर्सपेक्टिव से बात करी है। अब यार इस एनबीएफसी का थोड़ा वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश कर लेते हैं। तो यार एज सच कोई मैं यहाँ पे वैल्यूएशन एनालिसिस वैसे नहीं करना चाह रहा था इस एनबीएफसी का, बिकॉज़ आई थिंक मोर देन 90% बुक आपका अनसिक्योर्ड बुक है। बट फिर भी यदि मैं नहीं करूंगा तो आप लोग ही बोलोगे कि यार आपने इस एनबीएफसी का वैल्यूएशन एनालिसिस यहाँ पे नहीं किया। तो ठीक है, मैं सोचा आई थॉट मैं कर ही देता हूँ ताकि आप लोगों को भी सेटिस्फेक्शन मिल जाए। बट वो कंडीशनल यहाँ पे वैल्यूएशन एनालिसिस है। यदि एसेट क्वालिटी स्टेबल रही, आपकी ग्रोथ एनपी खराब नहीं हुई है, आपकी लोन बुक की ग्रोथ रेट कंसिस्टेंटली 30-40% से ग्रोथ होती रही नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए, और आपके रिटर्न रेशियो जो रिटर्न ऑन एसेट है 5% से ऊपर, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% ऊपर रहेगा, उसी केस के अंदर ये वाला इवैल्यूएशन एनालिसिस यहाँ पे एप्लीकेबल है। अदरवाइज ये वैल्यूएशन एनालिसिस सारी कैलकुलेशन फेल हो जाएगी। यदि आपकी एसेट क्वालिटी खराब हुई तो सारी कैलकुलेशन फेल हो जाएगी, राइट? तो चलो बात कर लेते हैं। इस कंपनी का करंट मार्केट कैप लगभग 5,400 करोड़ रुपए के आसपास में। कंपनी नेटवर्थ हमने डिस्कस करी थी, लाइक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन लगभग 2245 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो करंटली प्राइस टू बुक रेशियो कितना है? लगभग 2.4 के आसपास का। अब देखो यार, यदि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर रहता है, तो इनकी लोन जो नेटवर्थ की ग्रोथ रेट होगी वो बेटर होगी। तो यदि मैं 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी इस साल मान लो, अगले साल में भी 21% का मान लो, तो इनका जो नेटवर्थ की ग्रोथ रेट होगी लगभग यू कैन से 45% के आसपास हो सकती है। ऐसे जिन लोगों ने कुछ डिविडेंड अभी दिया नहीं है, तो मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ शायद डिविडेंड नहीं देंगे। उस केस के अंदर इनका जो नेटवर्थ की ग्रोथ रेट होगी लगभग यू कैन से 45% के आसपास यहाँ पे निकल के आती है। अब एक बार देखते हैं कि जब नेक्स्ट बुल मार्केट आएगा और इकोनॉमी अच्छा करेगी और इनके सारे कलेक्शंस टाइम पे होंगे, एसेट क्वालिटी खराब नहीं होगी, उस केस के अंदर इनको मार्केट कितना प्राइस टू बुक रेशियो दे सकता है, मतलब पीबी एक्सपेंशन रेशियो कितना मिल सकता है। तो देखो यार, यदि आप 30-40% के आसपास की लोन बुक ग्रोथ करते हो, आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर रहता है और आप एक छोटी कंपनी हो, स्मॉल कैप कंपनी है, तो मे बी आपको प्रोसेस आपका कोई ब्रांड वैल्यू इतना बना नहीं है मार्केट के अंदर, तो मे बी आपको मार्केट 3.5 के आसपास का पीबी रेशियो दे सकता है, मतलब 3, 3.5, पौने 4 के आसपास का। बट यहाँ पे फिर मैं एक मीडिएटर नंबर लेने की कोशिश कर रहा हूँ, यार आपको मे बी लाइक 3.3, 3.4, 3.5 के आसपास का प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पे मिल सकता है। बुल मार्केट की बात कर रहा हूँ। हाँ, यदि कुछ एक्सट्रीम बुल मार्केट आ गया तो मे बी 4 का भी मिल सकता है, 4.5 का भी मिल सकता है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा जितना प्रैक्टिकल वे से पॉसिबल होता है, उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे सारे नंबर्स को कंसीडर करने की कोशिश करता हूँ। देखो एक्सट्रीम बुल मार्केट आ गया, एक्सट्रीम बियर मार्केट आ गया, उसके अंदर तो फिर किसी की कोई कैलकुलेशन पता नहीं कैसी होगी, सारी फेल हो सकती है। बट अगेन एक प्रैक्टिकल बुल मार्केट मे बी निफ्टी 20-30% के आसपास यहाँ से दौड़ जाए, उस केस की मैं यहाँ पे नॉर्मली बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इकोनॉमी अच्छा करे, इनका कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छा हो, एसेट क्वालिटी अच्छा हो, उस केस वो तो सारी कंडीशन नहीं, वो भूल मत जाना यार। मतलब लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशन एनालिसिस को देख लेते हैं, बट जो मैं कंडीशन लगाता हूँ ना कि यार इस ये कंडीशंस होंगी तभी ये वैल्यूएशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, उसको भूल जाते हैं। तो कंडीशंस भूलना नहीं है, यदि कंडीशन अप्लाई हो जाएंगे, क्वार्टर टू में इनके लेट्स से ग्रोथ एनपी और बढ़ जाएंगे, आपका 30 डीपीडी नंबर और खराब हो जाएगा, तो मार्केट फिर और पनिशमेंट देगा इसको, फिर कोई एक्सपेंशन नहीं होगा, पीवी एक्सपेंशन, वो जरूर बातें याद रखना। तो इनको भूल मत जाना, ये सारी चीजें कंडीशनल है यहाँ पे। तो ठीक है, फिर भी यदि मैं पीवी एक्सपेंशन की बात करूं तो करंटली पीवी रेशियो 2.4 का है, 50% के आसपास का इनका पीबी एक्सपेंशन बन सकता है, तो वहां पे 1.5 का फैक्टर यहाँ पे निकल के आता है। तो यदि इनका नेक्स्ट बुल मार्केट के लिए अराउंड नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर यदि यहाँ पे बुल मार्केट आता है, सारी चीज अच्छी रहती है, ग्रोथ एनपी खराब नहीं होते हैं, लोन बुक की ग्रोथ रेट 30 से 40% के आसपास होती है, रिटर्न रेशियो जो मैनेजमेंट यहाँ पे 5% प्लस आरओए, 20% प्लस आरओई जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, वो एक्चुअल में डिलीवर होता है नेक्स्ट 2 इयर्स तक। उस केस के अंदर इस कंपनी का मार्केट कैप का मल्टीप्लाई फैक्टर निकल के आता है, दोनों को गुना कर लो, नेटवर्क की ग्रोथ रेट 1.45 और आपका लाइक पीबी एक्सपेंशन 1.5 के आसपास का, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.2 के आसपास का फैक्टर यहाँ पे निकल के आता है। तो आई थिंक ये मैंने जस्ट यहाँ पे एक वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करी है, बट ये सारा कंडीशनल है जो मैंने आपको बताया, उन कंडीशंस का ध्यान जरूर रखना, अदरवाइज चीजें सारी कैलकुलेशन फेल हो जाएंगी, धराशायी हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं सारे कैलकुलेशन करते, राइट? तो काइंड ऑफ मैंने इस कंपनी के अराउंड एक होलसेल डिटेल में एनालिसिस करके डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करने की कोशिश करी है विद लेटेस्ट अपडेट। ऐसा कोई मेरी तरफ से स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज मैं बारी बारी से कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा इतना टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग भी अच्छे से सीख के एज ए इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, यदि आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो डेफिनेटली मैं आपके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।